गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज के समय में पढ़ाना बिल्कुल कठिन कार्य हो चुका है, प्रत्यक्ष रूप से पढ़ाना संभव नहीं है। इसलिए हम आज के समय में हम ऑनलाइन क्लास लेने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें अधिक से अधिक ऐसा पाठ्यक्रम डालने की कोशिश करिए जिससे छात्र लोग अधिक से अधिक नंबर प्राप्त हो सकें। अध्याय 3 में हम निजी, सार्वजनिक और भूमंडलीय उपक्रमों के बारे में सीखेंगे और सबसे पहले हम भारत की अर्थव्यवस्था को समझते हैं। यदि भारतीय अर्थव्यवस्था को देखा जाए तो हमें दो प्रकार के उद्यम यानी कि व्यवसाय दिखाई देते हैं। पहला उद्यम निजी स्वामित्व और दूसरा उद्यम सरकारी स्वामित्व का दिखाई देता है। अतः भारतीय अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व एवं सरकारी स्वामित्व वाले दोनों ही प्रक्रम के व्यावसायिक उद्यम होते हैं, इसलिए इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम निजी क्षेत्र के उद्यम के बारे में समझते हैं। इसमें व्यवसाय का स्वामी एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह होता है जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना एवं व्यवसाय का विकास करना होता है। उदाहरण के लिए रिलायंस लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड आदि। इसी तरह अब हम सार्वजनिक क्षेत्र को समझेंगे। इस प्रकार के व्यवसाय में स्वामित्व, प्रबंध एवं नियंत्रण केंद्रीय व राज्य सरकार द्वारा अलग अलग अथवा संयुक्त रूप से किया जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य जन कल्याण अथवा सेवा होता है। उदाहरण के लिए भारतीय रेलवे, भारतीय डाक, दूरदर्शन, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बीएचईएल आदि। इस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था को भी दो भागों में बांटा गया है, जिसका पहला भाग है सार्वजनिक क्षेत्र, दूसरा निजी क्षेत्र। यदि हम सार्वजनिक क्षेत्र को विस्तार रूप से देखें तो उसे भी तीन भागों में बांटा गया है, जिसका पहला भाग है विभागीय उपक्रम, दूसरा वैधानिक निगम, तीसरा सरकारी कंपनी। यदि हम निजी क्षेत्र को विस्तार रूप से देखें तो इसे भी 6 भागों में बांटा गया है, जिसका पहला भाग है एकल स्वामित्व, दूसरा साझेदारी, तीसरा संयुक्त हिंदू परिवार, चौथा सहकारी समिति, पांचवा संयुक्त पूंजी कंपनी और छठवां बहुराष्ट्रीय निगम। और इसी तरह निजी क्षेत्र में संयुक्त पूंजी कंपनी को भी 2 भागों में बांटा गया है, पहला निजी कंपनी, दूसरा सार्वजनिक कंपनी। जैसा कि हम ऊपर समझ चुके हैं, सार्वजनिक क्षेत्र का पहला भाग विभागीय उपक्रम होता है। आइए इसको हम विस्तार से समझते हैं। विभागीय उपक्रम वह उपक्रम होता है जिसे मंत्रालय द्वारा बनाया जाता है। इसका वित्त प्रबंध, प्रशासन तथा नियंत्रण केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि वह उपक्रम जिसका निर्माण, प्रबंध, नियंत्रण मंत्रालय के माध्यम केंद्र व राज्य सरकार अथवा दोनों से मिलकर किया जा सकता है। आइए अब हम इसके लक्षणों को जानते हैं। पहला, यह केंद्रीय अथवा राज्य सरकार के मंत्रालय के विभाग के रूप में गठित किया जाता। दूसरा, इसका कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता है। तीसरा, इसकी वित्त व्यवस्था सरकार के वार्षिक बजट से की जाती है व इसकी आय सरकार खजाने में जमा होती है। चौथा, इन पर अंकेक्षण एवं लेखांकन संबंधित सरकारी नियम लागू होते हैं। पांचवा, इसके कर्मचारी सरकारी कर्मचारी होते हैं जिनकी भर्ती तथा नियुक्त नियम लागू होते हैं। छठवां, यह अपने कार्य के लिए संबंधित मंत्रालय को
जवाबदेह होते हैं। आइए अब हम विभागीय उपक्रम के गुणों को और लाभों को भी सीखें। पहला, सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होने के कारण यह सरकार द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति करने में अधिक सक्षम है। दूसरा, इनकी आय सरकारी खजाने में जाती है, इसलिए यह सरकार की आय का एक स्रोत है। तीसरा, यह अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जिससे कोषों का सही उपयोग सुनिश्चित हो पाता है। चौथा, बजट, लेखा तथा अंकेक्षण नियंत्रणों के कारण इसमें सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का जोखिम कम होता है। पांचवा, यह उन उपक्रमों के लिए महत्वपूर्ण है जिनमें अत्यधिक एवं सख्त नियंत्रण गोपनीयता की आवश्यकता होती है, जैसे रक्षा उत्पादन। आइए अब हम विभागीय उपक्रमों की सीमाओं के बारे में बातें करेंगे। आइए हम पहली सीमा को समझते हैं। इस उपक्रम में लचीलेपन की कमी होती है, जो कि एक व्यवसाय को सुगमतापूर्वक चलाने के लिए अति आवश्यक है। दूसरी सीमा, उपक्रम के दिन प्रतिदिन के कार्य में राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। तीसरी सीमा, दिन प्रतिदिन के काम में अत्यधिक लालफिताशाही का बोलबाला होता है तथा उचित प्रक्रिया के पूरे होने पर कोई कार्यवाही की जा सकती है। चौथी सीमा, प्रतियोगिता के अभाव तथा एकाधिकार होने के कारण यह प्रायः ग्राहकों की आवश्यकताओं के प्रति उदासीन होते हैं। पांचवी सीमा, इनका प्रबंध सरकारी अधिकारियों के द्वारा किया जाता है, जो कि प्रबंध के क्षेत्र में निपुण तथा अनुभवी नहीं होते। आइए अब हम सार्वजनिक क्षेत्र के दूसरे भाग वैधानिक निगम के बारे में भी चर्चा करते हैं। वैधानिक निगम वह निगम होता है जिसकी स्थापना संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए गए विशेष अधिनियम के अंतर्गत की जाती है। अधिनियम में ही इसके उद्देश्यों, कार्यों का स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है। LIC, UTI, SCI, FCI इसके अच्छे उदाहरण हैं। आइए अब हम इनके लक्षणों के बारे में जानें। पहला, इसका निर्माण विशेष अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें उपक्रमों के उद्देश्यों, कार्यों व अधिकारों का वर्णन भी होता है। दूसरा, इसका एक पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। तीसरा, निगम का प्रबंध सरकार द्वारा नियुक्त मंडल के हाथों में होता है। दिन प्रतिदिन के कार्य में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। चौथा, इनके कर्मचारियों की भर्ती व चुनाव अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अनुसार होता है। पांचवा, इसकी प्रारंभिक पूंजी सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। इसके अलावा यह अपनी वित्त की व्यवस्था स्वयं पूरा करते हैं। यह सरकार से ऋण लेकर अथवा अपनी वस्तुओं और सेवाओं को जनता को बेचकर धन जुटाते हैं। आइए अब हम इसके लाभ के बारे में भी चर्चा करते हैं। पहला, आंतरिक स्वतंत्रता। इन्हें दिन प्रतिदिन के कार्यों में आंतरिक स्वतंत्रता होती है तथा ये राजनीतिक हस्तक्षेप से भी स्वतंत्र होते हैं। दूसरा, शीघ्र निर्णय। ये निर्णय एवं कार्य शीघ्रता से कर सकते हैं, क्योंकि ये निगम लाल फीता शाही से स्वतंत्र होते हैं। तीसरा, संसदीय नियंत्रण। इनकी कार्य क्षमता की संसद में चर्चा की जा सकती है। इससे सार्वजनिक पैसे का सही उपयोग सुनिश्चित हो पाता है। चौथा, यह अपने कर्मचारियों की भर्ती व नियुक्ति में स्वायत्त
होते हैं तथा यह महत्वपूर्ण पदों पर पेशेवर अनुभवी तथा विशेषज्ञों की नियुक्ति करते हैं। आइए अब हम सरकारी कंपनी के बारे में जानते हैं। सरकारी कंपनी वह कंपनी होती है जिसमें 51% शेयर केंद्र सरकार या राज्य सरकार अथवा दोनों सरकारों के पास होता है। इसका पंजीकरण भी कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार होता है। उदाहरण भारतीय राज्य व्यापारिक निगम हिंदुस्तान मशीन टूल्स। आइए अब हम इनके लक्षणों के बारे में चर्चा करते हैं। पहला, सरकारी कंपनी का समामेलन कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा, इसका अपना पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। तीसरा, कंपनी की कम से कम 51% चुकता अंश पूंजी सरकार के पास होती है। चौथा, इसका प्रबंधन सरकार तथा अन्य अंशधारियों के द्वारा चुने गए संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है। पांचवा, इसके कर्मचारियों की भर्ती तथा नियुक्ति कंपनी के सीमा नियम तथा अंत नियमों के अनुसार होती है। आइए अब हम इनके गुण और लाभ को जानते हैं। पहला, सरकारी कंपनी की स्थापना आसानी से कंपनी अधिनियम की औपचारिकताओं को पूरा करके की जा सकती है। इसके लिए विशेष अधिनियम पारित करने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा, प्रबंधन संबंधी निर्णय लेने एवं दिन प्रतिदिन के क्रियाकलाप में इनको पूर्ण स्वतंत्रता मिली होती है। तीसरा, ये पेशेवर प्रबंधकों को उच्च वेतन पर नियुक्त कर सकते हैं। पहली सीमा, इनके निर्देशक मंडल में मुख्यतः राजनैतिक एवं सरकारी अधिकारी होते हैं जिनका मुख्य ध्येय कंपनी की कार्य कुशलता न होकर अपने राजनीतिक स्वामियों को खुश करना होता है। दूसरी सीमा, संसद के प्रति प्रत्यक्ष रूप से जवाबदेह न होने के कारण ये अपने संवैधानिक उत्तरदायित्वों से बचती हैं। तीसरी सीमा, सरकारी कंपनियों में सरकारी अधिकारियों, मंत्रियों एवं राजनेताओं का बहुत अधिक हस्तक्षेप होता है। इसी के साथ हम अध्याय 3 को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। होप यू ऑल आर फाइन। स्टे होम, स्टे सेफ।